इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और बफर सॉल्यूशंस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या चीज़ है? सपोज आई हैव अ सब्सटेंस CH3COOH। दिस सब्सटेंस इज़ एसिटिक एसिड और ये हमारे पास नेचर में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये हमारे पास पार्शियली आयोनाइज करता है इन वाटर। सो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज करेगा और रिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट होगा इनटू एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। नाउ अगर मैं इस रिएक्शन के Kc की बात करूं तो द Kc ऑफ दिस रिएक्शन इज़ इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज़ एसीटेट आयन एंड H प्लस divided by the concentration of reactants that is the acetic acid. Now अगर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेज पे हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर एक और सब्सटेंस ऐड करते हैं और ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसमें कोई एक ऐसा आयन है जो इस सब्सटेंस में भी मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल CH3COOH में दो आयन्स हैं, एक एसीटेट और एक H+। तो अब हम इसमें CH3COONA ऐड कर देते हैं। अब CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट में एक आयन ऐसा है जो एसिटिक एसिड में है एंड दिस आयन इज़ दिस एसीटेट आयन। तो जब हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर में पहले हमारे पास तीन चीज़ें पड़ी थी। एक चीज़ थी हमारे पास CH3COOH इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म और दो हमारे पास थे CH3COO- एंड H+। तो पहले इक्विलिब्रियम पे ये तीन चीज़ें हमारे पास मौजूद थी। अब हमने बाहर से एक ऐसा सब्सटेंस ऐड किया जिसमें इन तीनों में से एक चीज़ कॉमन है जो कि CH3COO- आयन है। तो सोडियम एसीटेट के ऐड करने के बाद जब सोडियम एसीटेट खुद आयोनाइज करेगा तो CH3COO- की जो अमाउंट है सॉल्यूशन के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब CH3COO- की अमाउंट इंक्रीज़ होगी तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू ले शॉर्टलिया प्रिंसिपल Kc को कांस्टेंट रखने के लिए इस CH3COO- की अमाउंट की इंक्रीज़ के रिज़ल्ट में सिस्टम क्या करेगा कि CH3COOH को भी इंक्रीज़ कर देगा ताकि Kc क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अब सिस्टम CH3COOH को कैसे कांस्टेंट करेगा? तो सिस्टम क्या करेगा, हमारे पास ये जो एसिटिक एसिड आयोनाइज हुआ है इसकी आयोनाइजेशन को एक सर्टेन प्रोपोर्शन में रिवर्स कर देगा और आयोनाइजेशन को सप्रेस कर देगा और जो आयोनाइज्ड एसिड है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। सो इस टर्म को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। So common ion effect is basically the suppression of ionization of a weak electrolyte by addition of common ion from outside। तो एक weak electrolyte की जो ionization थी उसको भी हमने रिवर्स या सप्रेस किया, क्या काम करके, बाहर से एक common ion ऐड करके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं common ion effect। Now an important application of this common ion effect is separation of NaCl from sea water। अब सी वाटर में हमारे पास NaCl मौजूद होता है, लेकिन NaCl सी वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद है। तो इसको सी वाटर से सेपरेट करने के लिए हम इसके अंदर HCl को ऐड कर देते हैं जिसमें क्लोराइड आयन ऐसा है जो NaCl में भी है। तो HCl के क्लोराइड आयन के आने की वजह से इसकी टोटल जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्लोराइड आयन इंक्रीज़ होता है जिसके रिज़ल्ट में NaCl प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाता है। The next topic is solubility product. Now this term is usually used for weak dissolving salts. Weak electrolytes के लिए हम ये term use करते हैं। Suppose I take a sparingly soluble salt, lead sulfate. लेड सल्फेट को मैं लेता हूँ सॉलिड फॉर्म में और इसको जब मैं वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ तो अ लिटिल अमाउंट ऑफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेड 2+ आयंस एंड सल्फेट 2- आयंस इन एक्वस फॉर्म।
तो अब हमारे पास लेड सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व करने की वजह से एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है. नाउ दिस इक्विलिब्रियम इज़ अचीव्ड बिटवीन दिस इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्ट एंड दीज डिज़ोल्व्ड लेड एंड सल्फेट आयंस. इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम हमारे पास अचीव हो गया. अब इस इक्विलिब्रियम के लिए के सी की वैल्यू क्या होगी? के सी विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज़ इक्वल टू लेड एंड सल्फेट ions divided by concentration of reactants that is lead sulfate itself. Now सिंस कि लेड सल्फेट बहुत वीकली सॉल्युबल सॉल्ट है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि लेड सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही. तो जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो हम इसको कांस्टेंट वाली साइड पे ले जाते हैं. सो हम Kc को मल्टीप्लाई करते हैं विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड लेड सल्फेट दैट इज़ इक्वल टू lead plus ion and SO4 2 minus ion. जब हम Kc को अनआयोनाइज सॉल्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट अ न्यू कांस्टेंट दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज़ इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड आयंस. ओके, नाउ जब हम लेड सल्फेट को डिज़ोल्व करते हैं इनटू लेड आयंस एंड सल्फेट आयंस तो जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट को हम कहते हैं KSP. नाउ सपोज़ हमने लेड सल्फेट को डिज़ोल्व किया इन वाटर लेकिन रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे अभी नहीं पहुंचा. अभी हमारे पास पूरा रिएक्शन नहीं हुआ, जितना आयोनाइजेशन होनी है उतनी नहीं हुई. अब अगर इस स्टेज पे हम मेजर करते हैं लेड और सल्फेट के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम अचीव होने से किसी भी टाइम पहले अगर हम लेड और सल्फेट के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो टर्म आती है उसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट. जिस तरह हमने Kc और रिएक्शन कोशेंट के दरमियान रिलेशन स्टडी किया था, द सेम इज़ रिलेशन बिटवीन KSP एंड आयनिक प्रोडक्ट. नाउ सपोज़ मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है कि KSP आयनिक प्रोडक्ट के बराबर है. तो सपोज़ हमें एक रिएक्शन की या एक सॉल्ट की KSP की वैल्यू पता है और अगर हमने देखना है कि ये सॉल्ट इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर उसके जो आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करके मल्टीप्लाई करेंगे. अगर इन आयंस के मल्टीपल या प्रोडक्ट की वैल्यू KSP के बराबर आती है तो इसका मतलब है कि दिस रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम और हमारे पास इस रिएक्शन में फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन अब एक दूसरे से ज़्यादा नहीं होगा. अगर हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट की मेजर्ड वैल्यू KSP से कम आती है तो इसका मतलब है कि KSP को अचीव करने के लिए हमारे पास अभी क्या है, आयनिक प्रोडक्ट जो है वो कम है. तो KSP आयनिक प्रोडक्ट से अगर बड़ा है तो अगर KSP बड़ा है और आयनिक प्रोडक्ट कम है इसका मतलब है कि अभी इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो अब अगर आयनिक प्रोडक्ट छोटा है तो क्या होगा, आयंस की अमाउंट हमारे पास KSP यानी इक्विलिब्रियम पे जो आयंस की अमाउंट है उससे कम होती है. तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए अब आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को सिस्टम क्या करेगा, ज़्यादा करेगा. तो अगर हमारे पास KSP की वैल्यू ज़्यादा है आयनिक प्रोडक्ट से तो सिस्टम क्या करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाएगा और हमारे पास सब्सटेंस की आयोनाइजेशन प्रेफर होगी. और अगर हम किसी टाइम पे आयनिक प्रोडक्ट को मेजर करते हैं और इसकी वैल्यू KSP से बड़ी आ जाती है, इसका मतलब है कि हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट KSP से बड़ा हो चुका है. यानी हमारे पास अभी जो हम टाइम मेजर कर रहे हैं उस पे लेड और सल्फेट के आयंस की अमाउंट ज़्यादा है इक्विलिब्रियम की अमाउंट से. तो अब इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए लेड और सल्फेट को डिक्रीज़ करना है ताकि IP KSP के बराबर हो जाए. तो जब हमने लेड और सल्फेट को डिक्रीज़ करना है तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और हमारे पास आयोनाइज्ड जो सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्ट करके वापस प्रेसिपिटेशन कॉज करेंगे. Now let's see कि how do we denote KSP. So for this salt I have
these ions. So इस रिएक्शन का KSP किसके बराबर होगा? लेड आयंस और सल्फेट आयंस के प्रोडक्ट के बराबर एट इक्विलिब्रियम. नाउ सपोज वी हैव बीन गिवन कि हमारे पास KSP की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -4. कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट. तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? तो अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पे लेड और सल्फेट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चूँकि बराबर होगी तो हम दोनों को x ले लेते हैं. सो नाउ वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -4. अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो x इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2. सो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाती है इस सॉल्ट की. नाउ समटाइम्स हमें सॉल्युबिलिटी दे के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का भी पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसी सॉल्ट के लिए हमें सॉल्युबिलिटी दे दी कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3. कैलकुलेट KSP. So we know that KSP is equal to lead into sulfate, and lead is also X and sulfate is also X. Now this X is solubility. तो solubility product निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों तरफ solubility की वैल्यू डालते हैं. So we will get 1 into 10 raised to the power -6. This is the value of KSP of this salt. Now this KSP is different for those salts जिनमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ आयंस हैं. इसका मतलब क्या है कि मतलब आपके पास किसी भी सॉल्ट में पॉजिटिव आयन होगा और साथ नेगेटिव आयन होगा. अगर हमारे पास किसी भी एक आयन का जो नंबर है वो 1 से ज़्यादा है, जिस तरह इस सॉल्ट में एक कैल्शियम है 2 फ्लोरीन है, तो इसके लिए अब हम KSP को कैसे लिखेंगे? तो हम लिखने में KSP को कैसे लिखेंगे? लिखने में हम लिखेंगे KSP इज इक्वल टू Ca2 प्लस इंटू F माइनस रेज टू द पावर 2. तो जिस तरह हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं उसी तरह इसको लिखेंगे. लेकिन कैलकुलेट करते हुए कीप इन माइंड कि कैलकुलेट करते हुए हम अगर कैल्शियम को x ले रहे हैं तो हम फ्लोरीन को 2x लेंगे और यहाँ पर हम स्क्वायर भी ऐड करेंगे. तो लिखने में इसकी एक्सप्रेशन यूँ बनेगी कैलकुलेशन के टाइम, और सिंपल राइटिंग में हम इसको यूँ लिखेंगे. Now the next important concept that we have is buffer solution. Buffer solution वो solutions हैं they tend to maintain their pH when small amount of acids or bases are added to them. Now हमारे पास जब कभी किसी भी solution में हम acid या base को add करेंगे तो उस solution का pH change होगा. लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस में ऐसी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि हमारे पास pH चेंज ना हो, क्योंकि pH चेंज होने से कुछ रिएक्शंस हमारे पास ड्रास्टिकली अफेक्ट होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी. अगर हमारे पास ह्यूमन बॉडी का pH चेंज हो जाएगा तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी की एंजाइम्स और प्रोटीन्स की जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब होगी. इसलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनके pH को 7.35 के लेवल पे मेंटेन रखना लाजमी है. इसी तरह लेबॉर्ट्री में भी हम काफ़ी रिएक्शंस ऐसे परफॉर्म करते हैं जो pH की चेंज में सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए हमें उनके pH को कांस्टेंट रखना पड़ता है. तो pH कांस्टेंट रखने के लिए जो सॉल्यूशंस डिज़ाइंड हैं उनको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशंस. बफर सॉल्यूशन क्या करती हैं? जब उनके अंदर हम एसिड्स या बेसिस को ऐड करते हैं तो वो इन एसिड्स और बेसिस को न्यूट्रलाइज करके pH के अंदर चेंज में आने को प्रिवेंट करती हैं. नाउ इट डज़ नॉट मीन कि इनके pH में चेंज नहीं आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को ऐड करें किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो pH में ज़्यादा चेंज आएगी. लेकिन अगर हम बफर सॉल्यूशन में किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को ऐड करें तो इसके pH में चेंज तो लाजमी आएगी लेकिन बहुत कम चेंज आएगी, जिससे इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा. और सेकेंडली अगर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को ऐड कर दें बफर सॉल्यूशन में तो इवन बफर सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय भी हो सकती है. नाउ हम देखते हैं कि हमारे पास बफर सॉल्यूशन कैसे रेजिस्ट करती हैं चेंज इन pH को.
नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन। फर्स्ट सोल्यूशंस वो हैं जो कि एसिडिक बफर हैं और सेकंड वो हैं जो बेसिक बफर हैं। अब एसिडिक बफर्स का अपना जो पीएच है वो एसिडिक होता है। ये स्पेसिफिकली ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं कि जो पीएच की हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 5.4 pH पे बफ़र चाहिए, तो हम एक ऐसी बफ़र सोल्यूशन डिज़ाइन करेंगे जिसका अपना pH 5.4 होगा। तो सिंस दिस pH इज़ लेस देन 7 तो ये बफ़र एसिडिक बफ़र होगा। नाउ कोई भी एसिडिक बफ़र बनाने के लिए हम लेते हैं एक वीक एसिड। सपोज आई टेक CH3COOH। तो वीक एसिड बहुत थोड़ा आयोनाइज होगा और बहुत कम अमाउंट में हमें CH3COO- और H+ मिलेगा। अब एसिडिक बफ़र बनाने के लिए हम इस वीक एसिड को इसी एसिड के किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट को डिज़ोल्व करेंगे। यानी अगर हम इसी एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, लाइक आई रिएक्ट इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो जो सॉल्ट मुझे मिलेगा दैट इज़ CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट। तो हम ये वाला सॉल्ट लेंगे जो इस एसिड का बना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो हम ले लेते हैं वीक एसिड एंड सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये ऑलमोस्ट फुली आयोनाइज करेगा इनटू CH3COO- एंड Na+। तो अब अगर हम इस बफर सॉल्यूशन के अंदर देखें तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले CH3COOH जो है वो बहुत ही कम आयोनाइज होगा। इसका मतलब है इस बफर सॉल्यूशन में मेजर जो हमें CH3COOH की फॉर्म मिलेगी वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगी। नाउ इसकी आयोनाइजेशन इतनी कम है कि इन दोनों आयंस को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब सेकेंडली अगर हम CH3COONA की बात करें तो ये सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये फुली आयोनाइज होगा और हमें ये देगा एसीटेट और सोडियम आयन। तो CH3COONA हमें बफर की अंदर मिलेगा एसीटेट और सोडियम आयन की फॉर्म में। तो एसिडिक बफर कॉन्टेन्स अनआयोनाइज्ड एसिड एंड आयोनाइज्ड सॉल्ट। अब अगर एक्सटर्नली हम इस बफ़र में H+ को ऐड करते हैं, तो जब एक्सटर्नली हम इस बफ़र में H+ को ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन। अब जब हम H+ को ऐड करेंगे तो इस बफ़र के अंदर ये जो CH3COO- आयन है ये क्या करेगा, इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अनआयोनाइज्ड CH3COOH। तो अब ये जो आयोनाइज्ड एसिड था जिसने pH को चेंज करना था, इसको जब हमने बफर सॉल्यूशन में डाला तो बफर सॉल्यूशन के इस आयन ने इसके साथ रिएक्ट किया और अनआयोनाइज्ड एसिड में इसको कन्वर्ट किया, यानी हमने H+ को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो बफर के अंदर एसिड की एडिशन को नेगेटिव आयन न्यूट्रलाइज करेगा। नाउ अगर इसी बफर में हमने OH- को डाला जो अगेन बेसिक है और इसकी pH को चेंज कर सकता है, तो इस OH के साथ क्या होगा, ये जाके रिएक्ट करेगा विद दिस CH3COOH। तो अगर हम इस बफर में बेस को ऐड करेंगे तो बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, अनआयोनाइज्ड एसिड रिएक्ट कर जाएगा विद द एडेड बेस। तो जब अनआयोनाइज्ड एसिड रिएक्ट करेगा तो वी विल गेट CH3COO- एंड H2O। तो अब यूं OH आयन भी क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो एसिडिक बफर एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, एसिडिक बफर एसिड को ऐसे न्यूट्रलाइज करेगा कि इसका नेगेटिव आयन एसिड के H+ को न्यूट्रलाइज करके एसिड बना देगा जो कि अनआयोनाइज्ड एसिड होगा, जिससे pH में चेंज नहीं आएगी। एंड बेस में एडिशन कैसे बेस में जो एडिशन है वो कैसे न्यूट्रलाइज होगी, तो अगर हम इस बफर में बेस ऐड करेंगे तो जो हमारे पास अनआयोनाइज्ड एसिड है वो इसके बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूं OH की वजह से भी जो pH में चेंज आनी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। नाउ वी हैव Henderson's Hasselbalch equation that is used to calculate pH of a buffer. So pH of a buffer is equal to pKa of the acid used plus log salt over acid. So इस equation से हम किसी भी बफर का pH कैलकुलेट कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ बफर दैट वी हैव इज़ बेसिक बफर। तो बेसिक बफर बनता है वीक बेस। सो सबसे पहले हम लेते हैं एक वीक बेस जो बहुत ही कम आयोनाइज होगी इनटू अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, और बेसिक बफर का सेकंड कंपोनेंट होगा सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसी बेस का हम सॉल्ट लेंगे किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो जब हम इस बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये सॉल्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड। सो हम इसमें दूसरा कंपोनेंट लेंगे NH4Cl। नाउ ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, ये फुली आयोनाइज करेगा और हमें देगा अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब अगर हम इस बफर सॉल्यूशन के अंदर देखें तो इस बफर सॉल्यूशन में हमारे पास कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं? तो इस बेसिक बफर में जिसका अपना pH बेसिक होगा, इसमें अनआयोनाइज्ड बेस हमें देखने को मिलेगी NH4OH, और इसमें हमें आयोनाइज्ड सॉल्ट देखने को मिलेगा यानी NH4+ एंड Cl-। नाउ अगर हम इस रिएक्शन में एसिड को ऐड कर दें तो अब क्या होगा? तो जब हम इस रिएक्शन में एसिड को ऐड करेंगे तो एसिड जाके रिएक्ट करेगा विद दिस अनआयोनाइज्ड बेस। तो जब हम इसमें एसिड ऐड करेंगे यानी H+ बाहर से ऐड करेंगे जो कि इसकी pH में चेंज कॉज करेगा, तो इसकी pH में चेंज को रेजिस्ट करने के लिए इस बफर में से NH4OH यानी जो अनआयोनाइज्ड बेस है वो इस H+ के साथ रिएक्ट कर जाएगी और इस H+ को कन्वर्ट कर देगी इनटू H2O। तो यूँ हमारे पास ये जो बाहर से एक्स्ट्रा H+ आया है जिसने pH में चेंज को कॉज करना था, उसको इस बफर ने क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया। इसी तरह अगर हम इस बफर में OH- को बाहर से ऐड करेंगे जो इसके pH को मज़ीद बेसिक बफर से और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए OH- रिएक्ट कर जाएगा NH4+ आयन के साथ। तो अगर हम इस बफर में बाहर से बेस ऐड करेंगे तो बेस विल रिएक्ट विद दिस आयोनाइज्ड अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अनआयोनाइज्ड बेस। तो यूँ अगेन हमारे पास ये OH आयन न्यूट्रलाइज हो जाएगा और pH में चेंज प्रिवेंट हो जाएगी। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर विच आर बेसिकली ट्राइंग टू प्रिवेंट द चेंज इन pH caused by either addition of acid or a base from outside. This is all about this chapter. Thank you.